गोल्टा डाइस के डेली क्विज सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूँ विश्वजीत शुक्ला और आइए मेरे साथ शुरू करते हैं डेली क्विज। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डेली क्विज का लिंक भी दिया हुआ है, जहाँ पे आप हिंदी वेबसाइट गोल्टा डाइस का खोल के वहाँ से डेली क्विज सॉल्व कर सकते हैं और अपना मार्क्स दर्ज करा सकते हैं, ताकि आप आकलन कर सकते हैं कि बाकी बच्चों के बीच में आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। भारत के उन क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मतलब जहाँ पे ज़्यादा ऊन का प्रोडक्शन होता है या फिर खपत होता है, उनके बारे में। तो भारत में ऊन की खपत की मांग को पूरा करने के लिए हम अन्य देशों से ऊन की भारी आयात करते हैं। दूसरा कथन है कि भारत में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य है। और तीसरा कथन है, खराब नीतियों के कारण लोग अपना व्यवसाय ऊन उत्पादन से भेड़ के मांस उत्पादन में स्थानांतरित कर रहे हैं। मतलब कि जो भेड़ पालन करने वाले जो लोग हैं, वो उन उत्पादन को कम किए जाने के चलते वो उनका मतलब भेड़ का मांस में प्रवर्तित हो रहे हैं। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक, एक, दो और तीन। तो इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या फिर कहीं पे आपको कोई गलत लगे, कोई त्रुटि लगे, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम आगे सुधार कर सकें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि तीनों कथन सही है। अब पहला कथन ये कहता है कि भारत में ऊन की खपत जो है वो उसकी मांग को पूरा करने के लिए हमको विदेशों से ऊन लाना पड़ता है। तो ये बिल्कुल सही है। भारत में जितना प्रोडक्शन होता है उससे ज़्यादा यहाँ पे कंजप्शन हो जाता है, खपत ज़्यादा होती है। दूसरा कथन है कि भारत में राजस्थान का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य है। तो ये भी बिल्कुल सही कथन है। आप देख सकते हैं कि राजस्थान जो है लगभग टोटल ऊन प्रोडक्शन का 40% हिस्सा राजस्थान से ही होता है। और तीसरा क्या है कि खराब नीतियों की वजह से उनके प्रोडक्शन पे, उनके निर्यात आयात पे ध्यान नहीं दिए जाने के चलते उनका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम होते जा रहा है और भेड़ से ऊन निकालने के बजाय उसका मांस बेचने में परिवर्तित हो रहे हैं भेड़ को पालन करने वाले। अब भारत में ऊन को पुनर्जीवित कैसे किया जाता है, ये डाउन टू अर्थ में एक लेख छपा था, हमने सवाल वहीं से लिया है। आप देख सकते हैं कि 2018-19 तक भारत में प्रति भेड़ औसत वार्षिक उपज 0.9 किलोग्राम थी, जबकि यही विश्व में औसत 2.4 किलोग्राम है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। देश ने उस साल 40.42 मिलियन किलोग्राम ऊन का उत्पादन किया, जबकि 19-20 में इसकी खपत 260.8 मिलियन किलोग्राम थी। तो यानी कि जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम है कंजप्शन के मुताबिक। तो हमको विदेशों से ऊन लाना पड़ता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये सब से। तो आइए हमारा दूसरा आज का प्रश्न है, भारत में डिजिटल शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये काफ़ी चर्चा में था, जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हाल ही में आई है, प्लस में बजट में भी डिजिटल शिक्षा के बारे में बात करी गई थी। तो पहला कथन है, राष्ट्रीय डिजिटल शैक्षिक वास्तुकला यानी कि NDEAR का उद्देश्य देश में डिजिटल बुनियादी ढांचे के उन्नति के विशिष्ट शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र वास्तुकला को पेशकश करना है। दूसरा है कि PM ई-विद्या कार्यक्रम का उद्देश्य स्नातक और स्नाकोत्तर यानी कि UG और PG, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को दूर से प्रयोगशालाओं तक पहुंचाने और उनके अध्ययन के अनुभव को बढ़ाने में सक्षम बनाता है। मतलब कि ई-विद्या जो है वो उनको ये बताता है कि लैब में कैसे काम करा जाता है, ये सब के बारे में। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल गलत है। अब आइए जानते हैं इसके बारे में। तो भारत में डिजिटल शिक्षा से दोनों योजनाओं के बारे में हमने प्रश्न पूछा है। केंद्रीय बजट, जैसा कि मैंने अभी बताया, 21-22 में क्या हुआ था कि भारत सरकार ने शिक्षा योजना संबंधी डिजिटल बुनियादी ढांचे और समर्थन गतिविधि को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल शैक्षिक वास्तुकला NDEAR की स्थापना की। अब इसका उद्देश्य ये था कि जो डिजिटल ढांचे, बुनियादी ढांचे की उन्नति के लिए विशिष्ट शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र, कुछ ऐसा माहौल बनाना था जिससे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वायत्तता की गारंटी देती कि वहाँ का जो बुनियादी ढांचा है वो मजबूत हो सके शिक्षा को लेके, डिजिटल शिक्षा को लेके। दूसरा कथन गलत है। PM ई-विद्या कार्यक्रम जो है, इसमें क्या है कि सरकार ने भारतीय छात्रों और शिक्षकों के लिए ई-लर्निंग को अधिक सुलभ बनाने और भारत में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए मई 2020 में PM ई-विद्या कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें कि टीचर और छात्र दोनों आपस में जुड़ के ई-लर्निंग को और आसान बना सकते हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य डिजिटल शिक्षा से संबंधित सभी गतिविधियों को एक साथ लाना है और इसे लगभग 25 करोड़ स्कूली छात्रों को लाभ होने की उम्मीद है। PM ई-विद्या में लगभग 25 करोड़ छात्रों को लाभान्वित होने की उम्मीद जताई गई है। कार्यक्रम में सुनने और दृष्टिबाधित छात्रों के लिए अद्वितीय ई कंटेंट डिज़ाइन करना और दीक्षा पोर्टल पर स्कूली छात्रों
यानी कि कक्षा 1 से लेकर 12 तक को रेडियो या पॉडकास्ट और QR कोडेड डिजिटल पाठ्य पुस्तकें प्रोवाइड करना है। हमारा आज का तीसरा प्रश्न है, हाल ही में मिलेनियल मैनिफेस्टो ने कोविड के बाद दुनिया में युवा सक्रियता के मापदंड और प्रभावकारिता को फिर से परिभाषित किया है। तो ये किसने परिभाषित किया है? UNEP, विश्व आर्थिक मंच, यूनिसेफ, UNDP। तो इसका सही उत्तर आप कमेंट में कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विश्व आर्थिक मंच। हमारा अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार को निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सी एक अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा प्रदान करती है? संवैधानिक उपचार का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो सबसे पहले आप प्रश्न को अच्छे से देखिए, यानी कि दोष सिद्धि के संबंध में। तो आपको अगर याद होगा, आपने अगर पढ़ा होगा, तो यह अनुच्छेद 20 के अंतर्गत आता है। और 20 के अनुच्छेद अंतर्गत आता है, यानी कि ये ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। देख सकते हैं कि आर्टिकल 20 में है प्रोटेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, मतलब दोष को सिद्ध करने का इसमें अधिकार है। तो ये आपका राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार में आता है। वहीं में आता है आर्टिकल 19, जिसमें आपका स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की आज़ादी, कहीं पे खड़ा होने की आज़ादी, बिना हथियार के एसोसिएशन का आज़ादी, कहीं पे आने जाने की आज़ादी, कहीं पे रह जाने बस जाने की आज़ादी। आर्टिकल 21 वहीं पे अनुच्छेद 21 है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। हमारा आज का अगला प्रश्न पॉलिटी सेक्शन से ही है, नीति निर्देशक तत्व का कौन सा इनमें से हिस्सा है? पहला कथन है मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करना, यानी कि किसी दो कंट्री के बीच में अगर डिस्प्यूट हो, कोई लड़ाई विवाद हो, तो उन दोनों को आराम से बैठ के मध्यस्थता से समाधान करना। दूसरा कथन है हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने के लिए। तीसरा कथन है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सभी प्रकार के शोषण से बचाने के लिए। और चौथा कथन है राज्य कम से कम 24 सप्ताह के लिए मातृत्व राहत प्रदान करने का प्रावधान रहेगा। सही कोड चुनना है इसमें आपको 1, 2 और 3, केवल 2 और 4, 1, 3 और 4, केवल 1 और 3। तो इसका उत्तर आप सही कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि केवल 1 और 3। आप दूसरा कथन देख सकते हैं कि मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विरासत को महत्व देना, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी में आता है, जो कि अनुच्छेद 51A के तहत आता है। वहीं पे आप कथन 4 को देख सकते हैं, राज्य कम से कम 24 सप्ताह के लिए मातृत्व राहत प्रदान करने का प्रावधान करेगा। ये आपका नीति निर्देशक तत्व में है, यानी कि अनुच्छेद 46 में आता है। लेकिन इसमें यह नहीं है कि 24 सप्ताह, कोई टाइम फिक्स नहीं किया गया है। तो आप अच्छे से ध्यान से कथन को पढ़िए, और ये कथन बिल्कुल गलत है। वहीं पे कथन 3 जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को सभी प्रकार के शोषण, यह अनुच्छेद 42 के अंतर्गत आता है। तो इसी के साथ आज का हमारा डेली क्विज यहीं पे समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नया सीखने को। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कल जो डेली क्विज का सेशन शुरू होगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।